सार्थक पहल बदलाव हमसे हमें पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए, यूजीसी नेट की तैयारी के लिए हम एक नया वीडियो लेके आए हैं और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सीधी पढ़ाई के ऊपर आते हैं। मुगल साम्राज्य और इसके जो संस्थापक है बाबर। हमें इसमें ये देखना है कुल मिला के कि बाबर कौन था, कहां से आया था, उसके प्रारंभिक संघर्ष किससे हुए, भारत में उसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, उसके द्वारा प्रमुख किए गए निर्माण कार्य कौन कौन से हैं। ये दो चार चीजें हमें पढ़ना है। तो बाबर क्या नाम था इसका? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। इसका इतिहास हम पढ़ेंगे 1526 से 1530 तक। ये भारत का इतिहास, भारत में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम इसके प्रारंभिक संघर्ष। तो दो तीन इसमें हमें अलग अलग इसमें पढ़ना है। तो बाबर का जो जन्म हुआ है, वैलेंटाइन डे के दिन हुआ है। अमर दिन खुदा मत कर 14 फरवरी कब? आगे 14 फरवरी 1483 में 1483 जन्म जो हुआ है 14 फरवरी 1483। फरगना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फरगना, ये जो क्षेत्र होता है ये है ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र में। ठीक, तो जन्म हुआ 14 फरवरी 1483 फरगना ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र में। और पिता का नाम क्या था इनका? पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। ये मिर्जा जो है इनकी पैतृक उपाधि है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा। पिताजी का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम माता कुतलुग निगार खान। माता का नाम कुतलुग निगार खान। तो पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान। अब ये चगताई तुर्क बोला जाता है इसे। चगताई तुर्क। इसका वंश किस वंश का है? चगताई तुर्क। अब ये पूछा जाता है पिता की ओर से और माता की ओर से। तो हमने दो आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा है, एक तुर्क और दूसरा मंगोल। तुर्क और मंगोल। तुर्क आक्रमणकारी चंगेज खान और मंगोल चंगेज। हाँ, और तुर्क तैमूरलंग। ठीक, तुर्क तैमूरलंग और मंगोल है चंगेज खान। तो दोनों की तरफ से पितृपक्ष की ओर से तैमूरलंग का और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खान का कौन से नंबर का? चंगेज खान का कौन से नंबर का? तैमूरलंग का 5वां वंशज और चंगेज खान का 14वां वंशज। 5वां वंशज और ये 14वां वंशज।
ये जो हमारे पूरा जो डाटा है ये प्री के लिए है, प्री के लिए है। तो बाबर कौन था ये तो अपने को पता चल गया, पूरा क्लियर हो गया ना। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना के ट्रांसआक्शियाना क्षेत्र के फरगना में हुआ था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुब निगार खान था। जो मिर्जा है इनकी पैतृक उपाधि। ये चगताई तुर्क कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों मिले हुए हैं, है ना? क्योंकि वो पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज तुर्क और माता की ओर से ये चंगेज खान का 14वां वंश मतलब मंगोल। ये इसकी प्रारंभिक परिचय। अब है इसके प्रारंभिक सैन्य अभियान। सैन्य अभियान ये उन अभियानों की बात कर रहे हैं जो उसने भारत में नहीं चलाए। कहां पर चलाए उसने? वहीं पर शुरुआत में जब उसने फरगना क्षेत्र में ही अपना साम्राज्य विस्तार करने के बारे में सोचा, बहुत अधिक प्रयास किए और जब सफल नहीं हुआ तब उसने भारत की ओर रुख किया। जब सफल नहीं हुआ तो भारत की ओर रुख किया था। 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। कहां की गद्दी पर? फरगना की। फरगना की गद्दी पर बैठा। अब इसके युद्ध अभियान देखते हैं तो सबसे पहला है 1494 समरकंद पर अभियान। समरकंद अभियान बोल सकते हैं, लेकिन असफल। समरकंद अभियान 1194 लेकिन असफल। क्यों? वह उसने प्रारंभिक रूप से अधिकार कर लिया। दूसरा अभियान इसका है 1497। ये भी समरकंद 100 दिवस तक शासन। 100 दिवस तक शासन मतलब एक आंशिक रूप से सफल है। आंशिक रूप से सफल अभियान था। मतलब ये जब तक रहा तब तक तो ठीक है, जैसे ही वापस आया वैसे ही पुनः जैसी की वैसी स्थिति हो गई। तो पहला अभियान 1494 और दूसरा 1497। अस्थिर 1498 में पुनः जो पहले जो स्थापना था उसने स्थापना कर दिया। फिर 1501 में तीसरा अभियान, फिर समरकंद ये अभियान। और उस समय वहां का शासक शैफानी खान शैबानी खान को परास्त किया। तो समरकंद पर उसके कितने अभियान? 3 पड़े पर 1194, 1197, 2001। 1194 असफल अभियान, 1197 आंशिक रूप से सफल। वहां पर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, लगभग 100 दिवस तक शासन उसने किया और 1498 में जैसे ही वो वापस आया पुनः शैबानी खान ने वापस कब्जा कर लिया। फिर 1501 समरकंद पर पुनः आक्रमण किया और शैबानी खान को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर दिया। क्लियर हो गई एकदम बात? समरकंद पर अभियान। अब ये समरकंद अभियान उसका खत्म। अब उस क्षेत्र में एक बड़ा शासक, बड़ा साम्राज्य जो है वो है काबुल। कौन सा है? काबुल। तो इसके बाद जो उसका अभियान हुआ है 1504। कहां पर? काबुल। 1504 काबुल पर अधिकार। 1507 ईस्वी में पैतृक उपाधि मिर्जा को
छोड़कर पादशाह की उपाधि धारण की। 1507 की बात कर रहे हैं। पैतृक उपाधि क्या थी इनकी? मिर्जा। तो पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर, पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। अब देखेंगे उसके भारत पर अभियान। भारत पर अभियान सफल असफल सब पढ़ेंगे। हम सिर्फ यही याद करते हैं 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। उससे पहले भी उसके अभियान हुए। 1526 से पहले भी जो उत्तर पश्चिम सीमा पर होते थे, जिसका कोई गणना ही नहीं है, कोई लेखा नहीं उसका, क्योंकि ना तो उसने किसी भारतीय साम्राज्य को पराजित किया और ना ही किसी क्षेत्र पर उसने अधिकार किया। एक बुक है उसकी, बाबरनामा। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? ये बाबर की आत्मकथा है। किस भाषा में लिखी है? तुजुक ए बाबरी भी बोलते हैं। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? फारसी, तुर्की भाषा। ये क्वेश्चन आया है। तो चगताई भाषा में लिखी। यही क्वेश्चन बना था ना, 2020 में पूछा था। कभी ये क्वेश्चन पूछा है। चगताई भाषा में लिखा। चगताई मतलब तुर्की भाषा में लिखी हुई है, तुर्की में लिखी हुई है। और इसमें भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासकों का उल्लेख है। भारत में 5 मुस्लिम एवं 2 हिंदू शासकों का उल्लेख है। अब बताइए 2 हिंदू शासक कौन थे? हाँ, बंगाल आप बता सकते हैं क्या? कृष्णदेव राय। और दूसरा? अरे थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा। निधि? राणा सांगा। राणा सांगा, जिसके साथ में उसका युद्ध हुआ था। तो यही तो 2 शक्तिशाली हिंदू राज्य थे उस समय। 2 शक्तिशाली हिंदू राज्य कौन कौन से? अब तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे किसने आमंत्रित किया? भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे किसने आमंत्रित किया? भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण। भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रण। भारत पर आक्रमण के लिए उसे किसने निमंत्रण दिया था? इससे पहले भी हमने जब लोधी को पढ़ा था, तब हमने देखा था कि उसे महमूद लोधी के कौन कौन दुश्मन थे। घटोली का युद्ध पढ़ा अपन ने। घटोली का युद्ध किस किस के बीच में? राणा सांगा और महमूद इब्राहिम लोधी के बीच में। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था घटोली का युद्ध। एक तो ये दोनों के बीच में विवाद का कारण। फिर दौलत खान लोधी, इसके बारे में पढ़ा अपन ने। उसका चाचा एक आलम खान लोधी, इनके बारे में पढ़ा कि इनसे विवाद होने के कारण जो है वो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दे रहे थे। तो लिखेंगे किसने किसने निमंत्रण दिया? तो एक पंजाब का सूबेदार
पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। दूसरा जो व्यक्ति था वो था इब्राहिम का चाचा, इब्राहिम का चाचा आलम खान, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान। और एक नाम कौन सा है? राणा सांगा। इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन तुजू के बाबरी में तो ये दोनों का नाम लिया है उसने, बाबर ने, इसका नाम नहीं। राणा सांगा किस उद्देश्य से बुलाए थे इन्होंने? सबके अलग अलग उद्देश्य थे। किस उद्देश्य से बुलाया होगा? आक्रमण करने के लिए। तो ये देखा जाए तो पंजाब का स्वतंत्र अस्तित्व हेतु, पंजाब के स्वतंत्र अस्तित्व हेतु पंजाब का सूबेदार चाहता था, और पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी ये इब्राहिम लोधी को पराजित करेगा और मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दूंगा। उसी प्रकार राणा सांगा क्या चाहता था कि इब्राहिम लोधी यदि दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी यदि खत्म हो जाता है तो अफगान साम्राज्य की जड़ें उखाड़ के फेंक दूंगा और पूरी सल्तनत पर किसका कब्जा हो जाएगा? राणा सांगा का हो जाएगा। ये उसका इरादा था। उसी प्रकार आलम खान लोधी का भी ऐसे ही इरादा था कि किसी भी तरीके से दिल्ली सल्तनत पे वो अधिकार कर ले। तो ये अलग अलग उद्देश्य, तीनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो ये हमें स्पष्ट लिखना पड़ेगा उद्देश्य। तो राणा सांगा का दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना, पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी का स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, ये अलग अलग उद्देश्य थे। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व, पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया, 4 बार आक्रमण किया, 4 बार आक्रमण किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम तो यहां तक पहुंचते ही नहीं है कि उसके प्रारंभिक आक्रमण, हम तो सीधा पानीपत से शुरुआत कर देते हैं। तो जो पहला और प्रारंभिक आक्रमण है वो है बाजौर, बाजौर 1518 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में बाजौर या भेरा भी जिसे कहते हैं, भेरा के नाम से ज्यादा याद हो जाता है, बाजौर या भेरा के किले पर आक्रमण, बाजौर या भेरा के किले पर आक्रमण। क्या खासियत थी इसकी? बाबर के 2 तोपची थे, निशानेबाज भी बोला जाता है कहीं से, तोपची या फिर निशानेबाज। क्या नाम था सर उनका? उनका नाम था उस्ताद और मुस्तफा। तोपची थे इसके 2, तोपची, निशानेबाज, उस्ताद और मुस्तफा, उस्ताद और मुस्तफा। तो ये वो तोपची थे जिसने सर्वप्रथम भारत में बारूद का प्रयोग किया। इस बाबर ने बारूद का प्रयोग इसी युद्ध में किया था। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग, सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग यूसुफ जाइयों के विरुद्ध, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमारी क्लास में सिर्फ काम की बात की जाती है, दूसरे किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। जो भी बोला गया है वो इम्पोर्टेंट है। क्या बताया मैंने कि भेरा के
अभियान में उसके द्वारा तोपखाने का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। कब? 1518-19 में। किसके विरुद्ध हुआ था? बाजौर के विरुद्ध हुआ था। कौन थे वहां शासक? यूसुफ। कौन थे? यूसुफ जैन। दूसरा अभियान है 1519। किसी को पता है किसके विरुद्ध हुआ था? यह है पेशावर। पेशावर 1519। 1520 सियालकोट व भेरा और ये है 1520। और चौथा जो अभियान है उसका वो है 1525 दौलत खान लोधी। पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी 1525। तो ये इसके प्रारंभिक अभियान क्लियर हो गए। ये उसके 4 प्रारंभिक अभियान और उसके बाद में 5वां अभियान पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। बाबर कहां का रहने वाला था? परगना का, ट्रांसाक्शियाना का क्षेत्र। 14 फरवरी 1483 का जन्म। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुक निगार खान। चगताई तुर्क था। पितृ पक्ष की ओर से तैमूर लंका 5वां वंशज और मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज। 11 वर्ष की अवस्था में ये फरगना की गद्दी पर बैठा। इसके प्रारंभिक सैन्य अभियान 1494, 1497, 1501 तीनों जो है समरकंद के विरुद्ध थे और वहां का शासक है शैबानी खान। और शैबानी खान को इसने 1501 में पराजित कर उसके ऊपर अधिकार कर लिया। 1504 में उसने काबुल पर अधिकार किया। 1507 में उसने पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की और उसके बाद में उसने भारत की ओर रुख करना शुरू किया। तो भारत की ओर रुख करने का कारण क्या था? उसको भारत की ओर से कुछ लोगों का निमंत्रण। उसमें एक था पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी, दूसरा उसका चाचा आलम खान लोधी जो चाहता था कि उसके जो पैतृक जो है वो संपत्ति उसको वापस मिल जाए। उसी प्रकार जो राणा सांगा इसने भी उसे भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। वो जो उसकी बुक है बाबरनामा जो कि चगताई भाषा में, तुर्की भाषा में लिखी हुई है, उसमें बोला कि भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू शासक थे और उसमें से कृष्णदेव राय जो है सबसे शक्तिशाली शासक था। उद्देश्य हमने तीनों के अनुसार अलग अलग लिखेंगे। उसके प्रारंभिक अभियान जो थे बाजौर 1518, फिर पेशावर 1519, फिर सियालकोट और भेरा का दूसरा अभियान उसका और वो 1520 और दौलत खान लोधी के ऊपर 1525। दौलत खान लोधी मतलब पंजाब। दौलत खान लोधी मतलब पंजाब। और अब हम पढ़ेंगे उसके 4 महत्वपूर्ण अभियान। 4 महत्वपूर्ण अभियान। इसके लिए एक बड़ा अच्छा सूत्र है। पानी पिया, खाना खाया, घाघरा पहना, यही है। और पसंद ना आया तो चंदेरी की साड़ी पहनी। या ये भी बोलते हैं पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया, मर गया। ठीक है, क्लियर हो गई। 4 युद्ध हमें इसके विषय में पढ़ना है। 4 युद्ध कौन कौन सा? सबसे पहला पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529 और उसकी मृत्यु 1530। इसलिए बोला गया
पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, घर गया और मर गया। तो ये 4 युद्ध हमें पढ़ना है, एक एक युद्ध के विषय में हमें डिटेल में पढ़ना है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग समझ में आया? ये बाबर का प्रारंभिक नाम क्या था? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। भारत के ऊपर बड़ा प्रथम जो अभियान हुआ है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के पीएससी में, तारीख से। पानीपत का प्रथम युद्ध, ऐसा पढ़ेंगे कि आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ये है 15 अप्रैल 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तुगलमा क्या तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग। तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग क्या है? तुलगमा युद्ध पद्धति, तुलगमा युद्ध पद्धति। क्वेश्चन इतना ही आता है, मेंस का क्वेश्चन है तुलगमा युद्ध पद्धति। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उपयोग किया था। इसमें सेना जो है वो 3 ओर से आक्रमण करती है और एक चक्रव्यूह बना देती है ना, 3 ओर से आक्रमण करती है। किससे सीखी थी इसने? यूसुफ जाई से सीखी। क्लियर हो गई बात? तुलगमा युद्ध पद्धति 3 ओर से सेना आक्रमण करती थी और ये यूसुफ जाइयों से उसने सीखी। यूसुफ जाइयों से सीखी। तोप संचालन की, तोप संचालन की, तोप संचालन की उस्मानी विधि। तोप संचालन की उस्मानी विधि, तोप संचालन की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ये क्या होती है? उस्मानी विधि है, तोप संचालन की उस्मानी विधि। तो 2 गाड़ियां जो होती है, 2 गाड़ियां है ना, जो रथ वगैरह हो गए या अन्य, तो उनके बीच में तोप रखते थे और उसको दूर दूर तक लेके चले जाते थे। तो उसे क्या बोलेंगे? तोप संचालन की उस्मानी विधि। तोप संचालन की उस्मानी विधि। क्लियर हो गया? इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी जो है हाथी के ओहदे से गिरकर युद्ध स्थल पर ही मारा गया। ये नाम मात्र का युद्ध था, बहुत जल्दी जो है उनकी पराजय हो गई थी। कौन सी उपाधि धारण की? उपाधि कौन सी धारण की? 2 उपाधियां धारण की। एक खाकान की उपाधि और दूसरा कलंदर की उपाधि। यूजीसी नेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाबर की 4 उपाधियां दी रहती है और 4 उसके युद्ध दिए हुए रहते हैं। हमें सही जोड़ी मिलाना पड़ता है किस युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी। तो इस समय उसने कौन कौन सी? खाकान की उपाधि, कलंदर की उपाधि, बादशाह की उपाधि। तीसरी कौन सी उपाधि? बादशाह की उपाधि। इससे पहले कौन सी उपाधि थी? उसके बाद पादशाह का मतलब होता है निश्चित क्षेत्र का,
शासक निश्चित सिद्ध होगा। वही बदख्शाकर, सॉरी बदख्शाकर नहीं, ट्रांसआक्सियाना, तो पादशाह, ठीक। लेकिन अब वो क्या है, विश्व सर्वे सर्वा, वो क्या हो गया, बादशाह। अब कौन सी उपाधि धारण की उसने, बादशाह की उपाधि धारण की। और क्या किया उसने, जीत की खुशी में, जीत की खुशी में प्रत्येक काबुल वासी को, काबुल वासी को क्या देने का बोला, एक एक जो उनकी मुद्रा थी, जो उनकी मुद्रा थी, चांदी का सिक्का, प्रत्येक काबुलवासी को एक एक चांदी का सिक्का देने की बात की, एक एक सिक्का देने की बात की। क्लियर हो गया। और इसी कारण उसे कलंदर बादशाह कहा गया। ये कुल मिला के जो कलंदर की उपाधि उसने धारण नहीं की, बल्कि लोगों के द्वारा दी गई, क्योंकि जितने भी काबुलवासी थी सबको उसने एक एक जो चांदी का सिक्का दिया था, इसलिए लोगों ने उसे बड़ा दयालु बादशाह या कलंदर बादशाह की उपाधि दी थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब, 21 अप्रैल 1526 किसके विरुद्ध हुआ था, बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अब इसके पराजय के कारण दो तरीके से लिख सकते हैं, बाबर की विजय के कारण या फिर इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण। तो इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण यदि देखें, लिखे इसे, इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण। तो नंबर 1, एकता का अभाव, इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण क्या है, नंबर 1 एकता का अभाव। क्या लिखेंगे इसमें, देखिए पंजाब का सूबेदार पड़ावन है दौलत खान लोधी, उसका चाचा आलम खान लोधी, राणा सांगा, सब अलग अलग उस समय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय को इधर की सत्ता से कोई मतलब ही नहीं है, उसको बहमनी साम्राज्य से ही लगने की फुर्सत नहीं है, कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से भारतीय जो छोटे मोटे राज्य थे वो अलग अलग होकर संघर्ष कर रहे थे, ये एकदम। दूसरा, अकुशल सेनापति, अकुशल सेनापति। एक तो अपन ने देखा कि सेना जो हमारी स्थायी नहीं होती, सेना प्रशिक्षित नहीं होती, स्थायी नहीं होती थी या प्रशिक्षित नहीं होती थी। अब जैसे मान के चलो कि आप लोगों को बिना कुछ पढ़ाए हुए बोलो कि कल आपका टेस्ट है, आप लोग तैयार होंगे क्या देने के लिए? नहीं। यहाँ तक कि कोई बाहर जाने का बहाना भी कर सकता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, ऐसे भी लोग बात कर सकते हैं। या कुछ लोग पुरानी कॉपी भी डाल सकते हैं टेस्ट की, ये अभी दिया करके, मतलब कई तरीके के बहाने ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे ही उस समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के साथ में यही होता था। तो जब युद्ध अवश्यंभावी होता था तब जाके लोगों को बुलाते थे, और स्वयं सैनिक मुस्लिम स्वयं सैनिक होते थे कि वो युद्ध में भाग लेने के लिए जाते। लेकिन जब उनको प्रशिक्षण ही नहीं तो फिर किस काम से? लाखों की संख्या में थी, उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा बाबर की सेना से, लेकिन फिर भी कोई काम के नहीं। अकुशल सेनापति को, अफगान सरदारों की शुद्धता, अफगान सरदारों की शुद्धता मतलब आपस में नाराजगी, आपस में मनमुटाव। 3 नाम तो हमने पढ़ लिए, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और इब्राहिम लोधी। ये तीनों अफगान सरदार थे और तीनों की आपस में नहीं जम रही थी। एक एक का नाम से लिखना है। क्लियर हो गया? भारत की पराजय के कारण इसमें से इन तीनों की कमियां, फिर और बाबर का
युद्ध में तोपखाने का प्रयोग, बाबर द्वारा युद्ध में तोपखाने का प्रयोग। तोपखाने का प्रयोग, ये जो है बाबर की विजय के और इब्राहिम लोदी की पराजय के प्रमुख कारण थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? और इस युद्ध ने लोधी के नहीं, सिर्फ लोधी के नहीं, पूरे भारत की किस्मत का ही फैसला कर दिया। पानीपत का युद्ध इतना महत्वपूर्ण है। हारा तो उसमें एक ही सुल्तान ने, लेकिन उसके जो परिणाम हुए बहुत दीर्घकालीन, बड़े हुए। जैसे हम प्लासी का युद्ध पढ़ते हैं, बड़ा युद्ध, लेकिन परिणाम छोटे से थे उसके। लेकिन बक्सर का युद्ध बड़े परिणाम। तो ऐसे ही ये युद्ध था जिसमें बहुत बड़े परिणाम हुए। लगभग 500 वर्षों तक, 300 वर्षों तक, 1500 से लेकर 1857 तक, 1500 से लेकर 1857 तक जैसे तैसे मुगल सत्ता भारत में बनी। केंद्रीय स्तर पर, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर दिल्ली पर शासन इनका रहा। तो बड़े दीर्घ परिणाम इसके हुए हैं। और एक दो क्वेश्चन हम लिखेंगे। कहाँ का रहने वाला था ये? मध्य एशिया, उज्बेक सफवी वंश, समरकंद का शासक। देखो अपन ने 1494-1497 ये 2 युद्ध पड़े, प्रारंभिक अभियान। इसमें हमने इसका शासक नहीं लिखा, समरकंद का शासक कौन था। तो समरकंद का शासक था उस समय अहमद मिर्जा। 2 जो युद्ध हुए तब कौन शासक था? अहमद मिर्जा। और तीसरे युद्ध के समय तो हमने बता दिया, शैबानी खान। तीसरे युद्ध के समय कौन? शैबानी खान। फरगना की राजधानी क्या थी उस समय? फरगना की राजधानी निकी बेटा, आंडीमान, एक शब्द है आंडीमान। ये फरगना की राजधानी हुआ करती। अब हम दूसरा युद्ध पढ़ेंगे, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब? 1527। किसके विरुद्ध? राणा सांगा। 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 राणा सांगा। राणा सांगा। उसके बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। ये वंशज है। इससे पहले राणा कुंभा के बाद राणा सांगा के बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। ये इनके वंशज हैं। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 आगरा से 40 किलोमीटर दूर, आगरा से 40 किलोमीटर दूर, आगरा से 40 किलोमीटर दूर। बाबर विरुद्ध राणा सांगा। लेकिन राणा सांगा के साथ में कौन कौन था? एक तो है मेदिनी राय।
मेदिनी राय। ये क्वेश्चन आता है मेदिनी राय के बारे में, मेदिनी राय। दूसरा हसन खान मेवाती, हसन खान मेवाती, बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है इनका, हसन खान मेवाती। इब्राहिम का भाई महमूद लोदी, महमूद लोदी, इब्राहिम का भाई महमूद लोदी। और अंत में कोई आलम खान लोदी, आलम खान लोदी। ये पूरी की पूरी टीम वही जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। अब जिसके विरुद्ध आमंत्रित किया था वो तो खत्म, अब जिन्होंने आमंत्रित किया उनके विरुद्ध भी उसके द्वारा अभियान चलाया गया। क्लियर है एकदम? कौन कौन था इसमें? मेदिनी राय, हसन खान मेवाती, इब्राहिम का भाई महमूद लोदी और आलम खान लोदी। हमने जो बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, चगताई भाषा में लिखी है, और इसमें उसने स्पष्ट किया है कि उस समय दो शक्तिशाली शासक, हिंदू शासक, एक है राणा सांगा और दूसरा विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय। तो राणा सांगा जब उसके बारे में पता है कि बहुत शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली के विरुद्ध तो शक्तिशाली प्लानिंग हमें करना पड़ेगा। और ऐसे धुन नीति अपने, जैसे इब्राहिम लोदी ने सोचा था, अच्छा बाबर वो जो उधर से आया है 300 घोड़े लेकर क्या जीतेगा, हमारे पास तो हाथी है, एक हाथी जो है 4 घोड़े को अपने पैरों के नीचे दबा देगा, ऐसा सोचा था उसने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन बाबर जो है वो बड़ा दूरदर्शी है, दूरदर्शी, पढ़ा लिखा है, तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया कि ये बड़ा युद्ध है, जन सहयोग अति आवश्यक है। तो इस युद्ध के समय उसने जिहाद का नारा दिया। ये क्वेश्चन बनता है, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा। अब जिहाद को सीधे हिंदी में समझते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध मतलब लोगों को धर्म के आधार पर नुकसान है कि मुझे व्यक्तिगत विजय नहीं, हमारे धर्म की विजय प्राप्त करना है। तो उसने, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का नारा दिया। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा हेतु धर्म युद्ध, इस्लाम की रक्षा हेतु धर्म युद्ध, ये बात होगी, इस्लाम की रक्षा हेतु धर्म युद्ध। इसके बाद में शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध, और शराब पर प्रतिबंध, शराब पर प्रतिबंध। और तीसरा तमगा, तमगा कर की समाप्ति, तमगा कर की समाप्ति। तमगा तो विभिन्न जो उपाधियाँ या जो मेडल वगैरह होते हैं, इस तरह के कोई सम्मान वगैरह मिलता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी इन्होंने राजा महाराजा की ओर से जो मोहरे वगैरह वो दान में दे दी जाती थी, इसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो टैक्स भी उसने समाप्त करने की घोषणा की। क्या के लिए? ताकि युद्ध में लोगों का सहयोग प्राप्त हो सके। जैसे मुस्लिम धर्म में शराब पीना जो है प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है, और कई शासक जो है शराब का सेवन करते रहते थे, पब्लिक भी शराब का सेवन करती थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मेरा जो उद्देश्य है इस्लाम की रक्षा करना है और इसके लिए मैं शराब पर प्रतिबंध लगाऊंगा और साथ में तमगा करके समाप्ति कर दूंगा ताकि लोगों पर करों का अतिरिक्त बोझ न। और इस तरीके से सभी लोगों को उसने युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया, मानसिक रूप से तैयार कर दिया। अब वही दूसरी तरफ राजपूतों की स्थिति देखी जाए तो बड़ी खराब। राजपूत काल मतलब
छोटे छोटे खंडों का काल। कोई भी वंश लंबे समय तक शासन नहीं करता। एकता का अभाव, एकता का उनमें अभाव। तो जहाँ राणा सांगा ने ज्यादा कोई संपर्क नहीं किया और उसने देखो कितनी बड़ी प्लानिंग करके रखी। इस युद्ध में जो है राणा सांगा की पराजय हुई। ये बोला जाता है कि बड़ा कठिन संघर्ष किया था इसमें राणा सांगा ने। तो और बाबर की पराजय होने वाली थी, लेकिन अंतिम समय में अंतिम रूप से जो जीत हुई है वो बाबर की हुई। इनके तो दोनों हाथ वाथ काट दिए थे राणा सांगा के, इतना मतलब हाथ वाथ कट गए थे, तब भी वो लड़ते रहा। अब जब जीत हुई तो उसने क्या किया? अभी कौन सी उपाधि धारण की थी उसने? खाकान की और बादशाह की। अब जो दूसरे युद्ध में जो उपाधि धारण करेगा वो है गाजी। गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन बनता है गाजी की उपाधि उसने किस युद्ध के पश्चात धारण की थी? तो खानवा के युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और गाजी का अर्थ होता है योद्धा व धर्म प्रचारक। योद्धा व धर्म प्रचारक। योद्धा व धर्म प्रचारक। बाबर और आगे दो लाइन और लिखेंगे। राणा सांगा, बाबर व राणा सांगा के बीच सेना का अनुपात 1:2 था। मतलब बाबर की जो सेना थी राणा सांगा की सेना की आधी। बाबर की सेना राणा सांगा की सेना की आधी ही थी। इसके बावजूद जो है राणा सांगा की पराजय हुई। और क्या था इसमें? मीनार बनाई थी। क्या बनाई थी? मीनार। क्या होता है मीनार? एक दीवार, मीनार। कुतुब मीनार नाम तो सुना होगा। फिर राजपूतों की गर्दन काटी उसने और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के उसने मीनार बनाई थी। किस युद्ध में विजय के पश्चात? खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात। क्लियर हो गया यहाँ तक? खानवा का युद्ध कब? 17 मार्च 1527 राणा सांगा विरुद्ध बाबर। राणा सांगा के गुट में कौन था? मैदिनी राय, हसन खान मेवाती, महमूद लोधी और आलम खान लोधी। अब हम पढ़ेंगे चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 26 जनवरी 1528। 26 जनवरी 1528। कहीं कहीं पर 30 जनवरी भी मिलेगा इसका उल्लेख, लेकिन मैं जो है 26 जनवरी मान के चलता हूँ। और ये हुआ मेदिनी राय के विरुद्ध। मेदिनी राय। मेदिनी राय से तो आप पहले मिल चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि खानवा के युद्ध में जो है मेदिनी राय ने राणा सांगा के इधर से युद्ध लड़ा था। तो मेदिनी राय के विरुद्ध। मेदिनी राय की मेदिनी राय टी को हटा देते। मेदिनी राय जो राणा कुंभा का सामंत था। राणा कुंभा का सामंत था। वह अहमद शाह की ओर से चंदेरी का प्रशासक था। चंदेरी का प्रशासक का शासक था ये? चंदेरी का शासक था। वही हुआ इस युद्ध में बाबर द्वारा काय का नारा दिया गया? जिहाद का नारा दिया गया। विजय के पश्चात उसने मीनार बनाई, राजपूतों के शेरों की मीनार बनाई उसके द्वारा। इसमें पहली घटना ये हुई थी, जो पहली बार हुई थी जौहर। राजपूत स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा चंदेरी के युद्ध के बाद में जो है जौहर की प्रतिष्ठा करना।
जौहर किया, हजारों स्त्रियों ने जौहर किया था, जौहर किया था। इस युद्ध के पश्चात मेदिनी राय की 2 पुत्रियों का विवाह, 2 पुत्रियों का विवाह बाबर ने अपने पुत्रों कामरान व हुमायूं से कर दिया था, कामरान व हुमायूं से कर दिया था। क्लियर हो गया? चंदेरी का युद्ध 26 जनवरी 1528 बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच। क्या कोई दिक्कत? अब अंतिम युद्ध इसका पढ़ेंगे हम, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529, 6 मई 1529, 6 मई 1529 महमूद लोदी, महमूद लोदी, महमूद लोदी, अफगान शासक महमूद लोदी के विरुद्ध, महमूद लोदी के विरुद्ध। और इसमें कौन थे शामिल? बंगाल व बिहार, एक महमूद लोदी था इसमें, महमूद लोदी, और एक गुट और था इसमें, बंगाल व बिहार, बंगाल व बिहार का शासक, बंगाल व बिहार का शासक नुसरत शाह, नुसरत शाह। परिणाम यही हुआ, इसमें भी जो है बाबर की विजय हुई, लेकिन अब उसने जिहाद का नारा नहीं दिया, अब उसने जिहाद का नारा नहीं दिया। क्या कारण होगा? जिहाद का नारा नहीं देने का कारण क्या रहा? ये दोनों जो है, देखो हम पढ़ रहे महमूद लोदी, नुसरत शाह और इब्राहिम लोदी, सॉरी इब्राहिम लोदी, बाबर, ये तीनों मुस्लिम हैं। भाई अब यहाँ गलत होगा, यदि वो जिहाद का नारा देगा तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो अब उसने जिहाद का नारा इसमें नहीं दिया था। मध्यकाल का सर्वप्रथम युद्ध जो जल व थल में लड़ा गया था, जल व थल में लड़ा गया था, क्योंकि अब ये युद्ध बंगाल तक हुआ, और बंगाल कहाँ से लगा हुआ है? समुद्र से लगा हुआ है। समुद्री क्षेत्र में भी ये युद्ध हुआ था। अभी तक जितने भी युद्ध हुए थे वो महाद्वीपीय भागों में होते थे, और ये पहला युद्ध था जो जलीय सीमा में लड़ा गया था। क्लियर हो गई बात? पराजय इनकी क्लियर। अब हम इसे समाप्त करने की जरूरी है। बाबर की क्या विशेषताएं थी? बाबर के बारे में 2-3 बातें और हम पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को भी ये वो सब पढ़ेंगे। तो तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी, ये पढ़ लिया हमने। तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? तुर्की। कहीं कहीं चगताई भी दिया हुआ रहता है। चगताई बोलता है, चगताई जो चंगेज खान का द्वितीय पुत्र था उसका नाम था चगताई, और उसके आधार पर इन्हें क्या बोला जाता है? चगताई तुर्क बोला जाता है। चगताई भाषा में उसने लिखा। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान ने। फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान, और इंग्लिश में जो अनुवाद किया है वो है बेवरिज। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है इसका, इसकी बात कर रहे हैं
तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी। तो इसका फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना और अंग्रेजी में बेबरिज मुबैयान एक शब्द है, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। मुबैयान, मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया। सड़कों की माप के लिए, सड़कों की माप के लिए गज-ए-बाबरी, सड़कों की माप के लिए गज-ए-बाबरी नामक पैमाना अपनाया, नामक पैमाना अपनाया। 27 दिसंबर 1530 लास्ट डेट, 27 दिसंबर 1530 इसकी आगरा में मृत्यु हुई, आगरा में मृत्यु। उसी के द्वारा निर्मित एक बाग है वहां पे, नूर अफगान, नूर अफगान, या जिसे आराम बाग कहते हैं, आराम बाग कहते हैं। वहीं उसे प्रारंभ में दफनाया गया और फिर बाद में उसे कहाँ लेके गए? काबुल। फिर उसकी पसंद के अनुसार, इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर दफनाया गया। चार बाग प्रणाली का जनक बाबर को कहा जाता है। चार बाग प्रणाली, चार बाग प्रणाली क्या होता है? कोई भी भवन वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके आसपास चारों कोने पे चार बाग ऐसे बनाए जाते हैं जो आपस में संपूर्ण के आधार पर काटते हुए। तो चार बाग प्रणाली का जनक इसे कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा बाबर, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा तो वो होगा हुमायूं का, हुमायूं। तो ये जो श्रृंखला एकदम क्रमबद्ध चलेगी, तो एक के बाद एक वीडियो जो है वो हमें देखते चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं एक ऐसी बेहतर क्लास के साथ।